हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का लास्ट चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझा रही हूँ। इसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया था कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं और किस तरह से फर्म अपना सारा काम वाइंड अप करके बंद हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। छोटे छोटे से वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि आपको अच्छे से जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में? हमने पढ़ा था कि जब फर्म के सभी पार्टनर मिलके, डिफरेंट मोड्स पढ़े थे हमने कि किन किन तरीक़ों से फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, लेकिन उसमें सभी पार्टनर्स की सहमति शामिल होती है। फर्म बंद करने का सोचते हैं तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। पर रातों रात ये काम नहीं होता है। फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं। जितनी भी एसेट्स हैं उनके साथ लाइबिलिटीज़ को देखा जाता है, मतलब एसेट्स को भी देखा जाता है, लाइबिलिटीज़ को भी देखा जाता है। कितनी बाज़ार में देनदारियां हैं, मार्केट में कितने हमें देना है, ये सब हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले कैसे मार्केट का पैसा चुकाते हैं? सबसे पहले हमारे पास यदि कोई प्रॉफिट रखा रहता है तो उससे मार्केट का पैसा चुकाते हैं। उसके बाद भी मार्केट का पैसा चुक नहीं पाता, हमारी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जो पार्टनर्स की कैपिटल हैं वो ले लेते हैं और उससे मार्केट का पैसा चुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि मार्केट का पैसा नहीं चुक पाता है तो फिर हम क्या करते हैं? पार्टनर से कहते हैं कि जाओ अपने घर से लेके आओ। ठीक है। फिर एक कंडीशन और यहाँ पर बनती है कि फर्म की जितनी एसेट्स हैं उन्हें सेल करके लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जाता है। तो अब एसेट्स को जब सेल किया जाता है तो कैसे किया जाता है ये हमें समझना ज़रूरी है ना, कि एसेट्स को सेल करने का क्या तरीका है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स को सेल करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से अलग होता है। ये तब बनाया जाता है जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है। तो डिसॉल्यूशन होता है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल वैसा ही 4 कॉलम का होता है, 1 2 3 4। ठीक है। सो यहाँ पर आता है डेबिट और यहाँ पर आता है क्रेडिट। अब आप बोलेंगे मैडम ये आपने यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग और यहाँ पर सारी लाइबिलिटी क्यों लिखी हुई हैं? तो देखिए बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया जाता है कि जो एसेट्स को सेल किया जा रहा है और जो लाइबिलिटीज़ को पेड किया जा रहा है उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कौन कौन सी एसेट्स फर्म के पास है। तो हम वो देखने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स फर्म के पास होती हैं उन्हें डेबिट में लिख देते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट, या जो क्वेश्चन में एसेट्स दी होती हैं उन सबको हम कहाँ लिख देते हैं? डेबिट साइड लिख देते हैं। और उन सब का अमाउंट हम यहाँ बाहर लिख देते हैं। ठीक है। जो अमाउंट है उसे बाहर लिख देते हैं। अब जो लाइबिलिटी हैं जिन्हें हमें पे करना है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, इन सबको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देते हैं और सभी चीज़ें देख लेते हैं कि कितनी लाइबिलिटी चुकानी है। अब ये डेबिट साइड हमने देख लिया कि इतनी हमारे पास एसेट्स हैं और क्रेडिट साइड देख लिया हमने कि इतनी हमारे पास लाइबिलिटी हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? ये जो एसेट्स हैं पहले इन एसेट्स को सेल करना होगा। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो हम बोलते हैं कि एसेट्स रियलाइज हो गई, मतलब एसेट सेल हो गई। तो जब हम एसेट को रियलाइज करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दूंगी एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगी, ये जितनी एसेट्स मैंने यहाँ पर लिखी है डेबिट साइड, उन सभी एसेट्स को मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दूंगी। ठीक है। टू लैंड एंड बिल्डिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ये सभी एसेट्स लिखना है बच्चों। जितनी एसेट्स यहाँ पर लिखी है उन सभी एसेट्स को यहाँ पर लिखना है बाय बैंक या कैश अकाउंट करके, और सबका टोटल कर दूंगी जितने में वो एसेट सेल हुई हैं। अंदर सबका अमाउंट लिखकर जब उनका मैं टोटल करूंगी तो बाहर जो अमाउंट आएगा मैं उसको लिख दूंगी। तो ये क्या हो गई? एसेट्स रियलाइज्ड हो गई। अब ये जो लाइबिलिटी हैं, जब पैसा आया
एसेट्स को हमने सेल किया, जब पैसा आया तो ये हमने लाइबिलिटी पेड करी, तो इन सारी लाइबिलिटी को मैं कहाँ पर लिख दूंगी, टू कैश या बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। और जो वेरियस लाइबिलिटीज थी, ठीक है ना, कौन सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लेकर कहाँ तक, बैंक लोन तक, उसे लिख दूंगी और फिर इनका टोटल करके मैं यहाँ पर बाहर लिख दूंगी। समझ में आई आपको ये बात? जितनी भी ये हमारी एसेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, उन्हें यहाँ पर मैं सेल करूँगी जब, तो लिखूँगी बाय बैंक या कैश अकाउंट एंड एसेट्स रियलाइज्ड, और फिर उन्हीं सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी एसेट्स यहाँ पर डेबिट में हैं, उन्हें क्रेडिट में अंदर की साइड लिखकर उनका टोटल बाहर लिख दूंगी जितने में वो सेल हुई हैं। उसी तरह से लाइबिलिटीज़ का करेंगे, क्या करेंगे, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो हमें पेड करनी है, उन सबको मैं यहाँ पर लिखूंगी क्रेडिट साइड, और जब उन्हें मैं पेड करूंगी तो उन्हें उन सबको मैं यहाँ पर कहाँ लिख दूंगी, डेबिट साइड। आपको सभी लाइबिलिटीज़ के नाम लिखने हैं, वेरियस लाइबिलिटीज़ एंड वेरियस एसेट्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब क्या होगा, ये जो एसेट्स हैं इनको सेल करने में कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने सोचा कि एसेट सेल हो जाए और हम गए बाहर, लोगों खड़े हैं हमारी एसेट्स को खरीदने के लिए और फटाक से हमारी एसेट सेल हो गई, ऐसा नहीं होगा। एसेट्स को सेल करने में भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो इन एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जब आप वो पैसा देंगे तो उसे कहाँ पर लिखेंगे, उसे आप लिखेंगे डेबिट साइड, टू बैंक या कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? ये किसके एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये एसेट्स को सेल करने में यदि कोई खर्चा हुआ है तो उसके लिए हम जो पेमेंट करेंगे उसे भी हम डेबिट में लिखेंगे रियलाइजेशन के। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 3 पार्टनर हैं A B C, ठीक है। अब ये C बोलता है कि मैं तुम्हारी अपनी जो फर्म के एसेट्स है उसे सेल करने में हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, किसी बाहर वाले को उससे तुम ये काम मत कराओ, मैं हूँ, जो सी बोलता है मैं तुम्हारी ये सारी एसेट्स को सेल करने में मदद कर देता हूँ। तो जब कोई भी पार्टनर एसेट्स को सेल करने में मदद करेगा तो वो भी उसका खर्चा पानी लेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा हुआ है एसेट्स को सेल करने में, तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। या तो किसी बाहर वाले से करवाया है तो जब हम बाहर वाले से करवाएंगे तो टू बैंक या कैश अकाउंट लिख देंगे, लेकिन यदि किसी पार्टनर से करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख के, क्योंकि उसको पैसा देंगे हम तो उसे बताना पड़ेगा कि हमने क्यों पैसा दिया, क्योंकि हमने उससे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कराए। अब कभी कभी क्या होता है ना, कोई पार्टनर है, ये एसेट सेल हो रही है इतनी सारी, ठीक है, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स या गुडविल, तो कोई पार्टनर है, सपोज बी पार्टनर है, वो ये कहता है कि ये जो फर्नीचर है हमारे ऑफिस का, ये हम मुझे दे दो, मैं खरीद लेता हूँ, मुझे नीड है, मैं अब बाद में मेरा एक, क्योंकि ये फर्म तो बंद हो रही है, मैं अपना नया ऑफिस चालू करूँगा। तो ये जो बी है वो बोलता है फर्नीचर मुझे दे दो। तो एसेट्स किसके द्वारा टेकन कर ली जाती है, पार्टनर के द्वारा। तो इसे हम कहाँ पर लिखेंगे, इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय, इसको बच्चों टू नहीं आएगा, ये बाय ही आएगा, यहाँ भी यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी एसेट्स टेकन, ठीक है ना। जिस भी पार्टनर ने लिया है उसका यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टोटल और इसका टोटल, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, जैसे इधर का ज़्यादा है इधर का कम है, तो क्या होगा, फर्म को है प्रॉफिट। तो हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हम लिखेंगे यहाँ पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और जो तीनों पार्टनर है A B C इनमें बढ़ जाएगा।
इसी तरह यदि लॉस हो गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ए बी सी तीनों में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये एंड हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल तरीका है। अब इनकी हमें जनरल एंट्री यदि करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जनरल एंट्री करने में दिक्कत जाती है, तो यदि इसकी आप इजी वे में जनरल एंट्री करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टू वाली जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ये जितनी भी वेरियस एसेट्स हैं उन्हें कहाँ पे, क्योंकि ये टू है तो मैं इन्हें लिख दूंगी टू वेरियस एसेट्स अकाउंट, और ऊपर लिख दूंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने क्या किया है, क्लोज किया है एसेट्स अकाउंट को, तभी तो हमने यहाँ पर डेबिट साइड लिखा है। इसी के बाद आ जाएगा क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट अपोजिट कर दूंगी, वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? जब हमने बाय वाला पोर्शन लिखा तो हमने क्या किया, ऊपर कर दिया और टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया। जब हमने टू वाला पोर्शन लिखा तो टू वेरियस एसेट्स नीचे कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया। इसके बाद क्या आया, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ तक की चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई दोनों तरफ की। ये देखिए यहाँ तक कि हमने दोनों जनरल एंट्री कर ली। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम इन एसेट्स को रिलीज करते हैं, जब हम इस एसेट्स को सेल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेल हुई है, क्रेडिट साइड है, बाय है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यदि कोई पार्टनर इसे लेता है तो यहाँ पर यहाँ तक की एंट्री हो गई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जितनी भी टोटल करके यहाँ बाहर लिखा था उसे डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। अब जब कोई पार्टनर कैपिटल ले रहा है तो उसको ऊपर लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं मतलब एसेट्स, यदि वो कोई अपने घर ले जा रहा है तो उसको डेबिट करके ऊपर लिख देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। समझ में आई ये वाली जनरल एंट्री? जब हमने एसेट्स को सेल किया था तो हमने क्या किया था, अंदर सारी एसेट्स को लिखकर टोटल करके बाहर कैश या बैंक के नाम से लिख दिया था। जब हमने बाहर कैश या बैंक के नाम से लिखा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि जो बाय में होता है वो हमेशा डेबिट होता है तो इसलिए उसे डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को टू कर देंगे। यदि एसेट, मैंने बताया था ना कि जैसे फर्नीचर, उसने बोला कि मैं अपने घर ले जाता हूँ, यदि फर्नीचर कोई पार्टनर अपने घर ले गया, एसेट्स टेकन, तो जिस पार्टनर ने घर पे ले गया है उसका यहाँ पर नाम लिखकर, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बी ले गया है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे। तो ये किस चीज़ की, हमने किस किस की एंट्री देख ली, इसकी देख ली, इसकी देख ली, इसकी देख ली और इसकी भी जनरल एंट्री देख ली। ठीक है ना, देख ली ना। अब क्या बचा है, अब ये बचा है, आप इसे नोट करिए, इसे क्लीन करके इसके आगे की जनरल एंट्री बताती हूँ। सेम ऐसी ही है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ठीक है। अब यहां पर क्या लिखूंगी मैं, कौन सा नंबर, फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, जब आप लायबिलिटीज का सेटलमेंट करते हैं, मतलब क्या बचा हुआ है हमारा, ये जो लायबिलिटीज को आपने पेड किया था ना, तो इसका जब हम सेटलमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये टू में है तो हम इसे कहाँ लिख देंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। यदि
इस लाइबिलिटी को सेल करने में कोई पार्टनर खर्चा पानी करता है, पार्टनर कोई खर्चा करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 2 कर देंगे, 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको जनरल एंट्री बनाने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो चीज़ें 2 में हैं उन्हें आप ऑटोमेटिकली नीचे लिख देंगे और जो बाय में है उन्हें ऊपर लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यदि प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन, ये 5th नंबर है ना, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, ये है 2, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और फिर कर देंगे 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर हैं उनके नाम लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद यदि लॉस हुआ, इन लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो क्या करेंगे हम, जो पार्टनर है उन्हें ऊपर ले जाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ऐसी एंट्री कर देंगे। सिंपल सी एंट्री होनी है, बस आपको एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ जाए तो आपके लिए इन एंट्रीज़ को करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इन्हीं को देखकर जनरल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान रखना है आपको, कि जब भी एसेट्स को सेल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करने पे जो पैसा आता है सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद यदि किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट करते हैं। उसके बाद यदि पार्टनर की कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस की थी स्टार्टिंग में वो खर्चा हो गई है तो उस कैपिटल का पेमेंट करते हैं। एंड देन यदि पैसा फिर भी बच जाता है तो जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, फिर आपको पार्टनर के लोन का पेमेंट करना है, फिर कैपिटल का करना है, एंड देन पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उन्हें बांट देना है। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह से मैं और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। थैंक यू।